नमस्कार। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है और हम चंद्र और आग का नए एपिसोड में अ, जा रहे हैं। पहले मैं आपसे जिक्र कर दूं, हम पीछे इमरजेंसी वगैरह का डिक्लेयर किया था कि इमरजेंसी में कैसे इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगा के जो भी एक्सेसेस हुई थी। तो जब जनता गवर्नमेंट पावर में आई 77 में, तो उन्होंने एक जेसी शाह, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई, जिसका कमीशन बिठाया। उसका नाम रखा गया शाह कमीशन। शाह कमीशन जो इमरजेंसी में एक्सेसेस हुई थी और इमरजेंसी लगाने के डिसीजन थे, उसके ऊपर उन्होंने, और जो भी घोटाले वगैरह हुए थे उस टाइम पे, उसकी जांच पड़ताल के लिए था। तो उसने बाद में अपनी रिपोर्ट में कहा, शाह कमीशन ने, कि भाई इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से, विदाउट कंसल्टिंग एनीवन, इवन कैबिनेट की भी परमिशन पहले नहीं ली थी। और प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, जो उनके कहने मतलब जिन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया था इमरजेंसी का, और बाद में कैबिनेट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया। तो जो रीज़न दिया गया था कि ये इमरजेंसी लगाने का, इंटरनल डिस्टरबेंसेस और एक्सटर्नल थ्रेट टू द इंडियन स्टेट, जिसमें लोगों को बिना किसी चार्ज के और उनके परिवारों को बगैर बताए अरेस्ट किया गया, और कुछ को तो काफ़ी टॉर्चर भी किया गया, अब्यूज़ किया गया। तो जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के टाइम पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 101,40,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था बिना किसी नोटिस के, रातों रात अरेस्ट कर लिया था। जिसमें से पंजाब में भी इसका जो है 9 जुलाई को एक प्रोसेशन निकाला गया, और सिख लीडरशिप ने अमृतसर में मीटिंग की, और जिसमें अकाली दल लीडरशिप ने कांग्रेस को फैसिस्ट टेंडेंसीज के अगेंस्ट नारा दिया, सेव डेमोक्रेसी, जिसके कारण एसजीपीसी के और कई अकाली लीडर्स को वो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे अरेस्ट कर लिया। कोई 43,000 सिख, उनको भी अरेस्ट किया गया। और बाकी आरएसएस के तो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि आरएसएस सारी अपोजिशन को सपोर्ट करी थी, और आरएसएस को बैन भी कर दिया गया था। तो ये मतलब है कि 1,40,000 से ज़्यादा उनको लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब हम आते हैं एक डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट है, जिसकी 5th वॉल्यूम ऑफ द सीरीज ऑफ ए सेनेटरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसमें कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम है कि डर्टी पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पर बड़ी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की है, जो कि 1980 के दशक में पंजाब में टेररिज्म और खालिस्तान एजिटेशन की शुरुआत की। 1972 में कांग्रेस पार्टी ने पंजाब स्टेट के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की, और ज्ञानी जैल सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ज्ञानी जैल सिंह का असली नाम जरनैल सिंह भी था। उन्होंने अकाली दल को दबाने के लिए, उनका कद छोटा करने के लिए, तो रिलीजियस टोन को इंट्रोड्यूस किया पंजाब की पॉलिटिक्स में, और उनको कमज़ोर करने में वो कामयाब भी हुए। लेकिन धर्म का यूज़ जो है ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में बड़ा डिज़ास्टर्स प्रूव हुआ। ज्ञानी जैल सिंह ने सिख वोट के लिए विशाल धार्मिक जुलूस निकाला था, और उसको धर्म युद्ध की भी संख्या नाम दिया था। यही ज्ञानी जैल सिंह इंदिरा गांधी की 1980 की कैबिनेट में
होम मिनिस्टर बने और बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने थे। ये जो जब 1977 से 1980 के बीच में जब इंदिरा गांधी आउट ऑफ पावर थी और संजय के साथ मिलके, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो उन्होंने इसमें मतलब ज्ञानी जैल सिंह के साथ मिलकर या औरों के साथ मिलकर इसको जरनैल सिंह भिंडरावाला को, जो कोई हार्ड कोर प्रीचर था और दमदमी टकसाल का 14th जत्थेदार था, उसको मतलब भड़काया गया और उसको मतलब कि अकालियों के अगेंस्ट किया गया। अभी एक 1973 में आनंदपुर साहब का एक रेजोल्यूशन अकालियों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो उसके अंतर्गत जो था ये आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, कुछ ऑटोनमस स्टेट बनानी थी विद इन इंडिया, लेकिन वो उसमें रिलीजियस उनको फ्रीडम चाहिए थी, लैंग्वेज उनकी अपनी मर्जी की, कुछ एरियाज जो है पंजाब के अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वगैरह इनका भी वो इंक्लूड कर रहे थे, और काफ़ी सारी और बातें थी जिसके प्रति मतलब खैर उस टाइम तो उन्होंने अकालियों ने आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इतने बीच में 1978 में सिख और निरंकारियों को भी जो एक सिखों का एक सेक्ट अलग से सेक्ट है, तो उनके बीच में अमृतसर में काफ़ी खूनी लड़ाई हुई, जिसमें काफ़ी सिख जो अटैक करने आए थे वो भी मारे गए, निरंकारी भी कुछ मारे गए थे। तो उसमें भी भिंडरावाला की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। और खैर जैसे बताया आनंदपुर रेजोल्यूशन में भी भिंडरावाला इन्वॉल्व था। भिंडरावाला पूरी तरह से मतलब है कि कांग्रेस ने उनको इतनी फ्रीडम दे दी थी कि वो बंदूकें लेकर वो जीप में इवन बम्बई दिल्ली वगैरह में घूमता था बिना किसी रोक टोक के, उसको कोई पूरी आज़ादी थी। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स में, पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बुरा असर पड़ा। अब जब 25 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह, जो निरंकारी के गुरु थे, निरंकारी प्रमुख थे, उनको उन्हीं के भवन में, निरंकारी भवन में दिल्ली में जो था, वो एक बंदा वहाँ पर कुछ दिन से छुप के रह रहा था, मतलब कि निरंकारी बन के रह रहा था। उसने बड़ी प्लानिंग से, जब वहाँ सत्संग चल रहा था संडे को, तो उसने बाबा जी को शूट कर दिया। उससे भी बहुत ज़्यादा हलचल हो गई और डर का माहौल पैदा हो गया, और मतलब कि हिंदुओं में भी, निरंकारियों में भी और बाकी कम्युनिटी में एक बहुत डर का हो गया। 2 जून 1980 को पंजाब में फिर इलेक्शन हुए और इसमें फिर अकाली दल हार गए और कांग्रेस के दरबारा सिंह जो थे वो उसके चीफ मिनिस्टर बने फ्रॉम 1978 से 83, मतलब कि वो उसके चीफ मिनिस्टर बने और बाद में खैर राज्यसभा के मेंबर भी रहे। तो मतलब है कि अकाली हार चुके थे, लेकिन वो अपनी फिर धर्म की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस ने शुरू की थी उसका वो फ़ायदा उठा रहे थे और खूब एजिटेशन वगैरह हो रहे थे। अब सिख सेपरेटिस्ट ने एक इंडियन, ये बात है 27 अप्रैल 81 की,
एक इंडियन एयरलाइंस जेट लाइनर को हाईजैक कर लिया और उसको पाकिस्तान ले गए। और वहाँ पर वो जितने सिख सेपरेटिस्ट थे जो हाईजैक करके, वो सारे वहाँ पर मारे गए। 19 नवंबर 1981 में बब्बर खालसा का चीफ तलविंदर सिंह परमार, वधवा सिंह, अमर सिंह निहंग वगैरह ने पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह और कुछ कांस्टेबल को गोली से मार दिया। और 11 फरवरी 82 में जगजीत सिंह चौहान, जो कि इनका एक बड़ा लीडर था टेररिस्ट का या खालिस्तान मूवमेंट का, उसको यूएस का वीज़ा दे दिया। हरियाणा में भी पुलिस कस्टडी में थे 34 सिख थे। तो वो एक बस में, पुलिस बस में हरियाणा की, वो जा रहे थे। तो एक ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हो गया, वो सारे के सारे मारे गए। लेकिन सिख जो है, इसका दोष, वो कहते हैं कि नहीं, इनको जान के मरवाया गया, ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मरवाया गया। अब 1982 में एशियन गेम्स होने थे दिल्ली में। तो लोंगवाल जो अकाली लीडर थे, उन्होंने धमकी दी थी कि हम इस गेम्स को डिस्टर्ब करेंगे, मतलब कि डिस्टर्ब करेंगे गेम्स को। तो उस टाइम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे भजन लाल। उन्होंने इंदिरा गांधी को एश्योरेंस दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, और मैं पूरा, मतलब कि इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारे देश का नाम भी बदनाम ना हो, क्योंकि एशियन गेम्स कई देश उसमें इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सिक्योरिटी थी, इतनी फ्रिस्किंग वगैरह जो थी बहुत तेज कर दी, पर्टिकुलर सिखों के लिए सिलेक्टिव, उनको काफ़ी थारोली चेक किया गया, जिससे सिख कम्युनिटी अपने आप को बड़ा हर्ट महसूस कर रही थी, और उनके दिल में था कि ये, इसका हम बदला लेंगे। अब भिंडरावाला जो हैं, उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि हम सिखों के खिलाफ जो भी एक्शन हो रहा है उसका बदला लेंगे। अब जब वो 34 जो सिख मारे गए थे इसमें, ट्रेन और बस के एक्सीडेंट में, तो सिखों ने पहले जुलाई 82 में, फिर 11 अक्टूबर 1982 में इंडियन पार्लियामेंट के सामने बहुत प्रोटेस्ट किया। पहले प्रोटेस्ट में तो खैर कुछ लोग जख्मी हुए थे, लेकिन जो 11 अक्टूबर का था, उसमें ये सिख वो लेके आए थे भाले, कृपाने वगैरह, और काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे, जिसमें कि फिर 60 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, सीरियस इंजर्ड हुए, और 4 सिख मारे गए, और कुछ 5 के करीब इंजर्ड भी हुए थे। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा था। फिर 4 अगस्त 1982 में अकालियों ने अनंतपुर साहिब प्रदूषण में कुछ और एडिशनल रीजन्स को, मतलब कि उसमें पंजाबी सूबा में जोड़ने के लिए मांग की, जिसमें कुछ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के हिस्से भी थे। तो ये भी चल रहा था कि जून 83 से 29 सितंबर 83 के बीच 11 पुलिस कांस्टेबल्स को सिख सेपरेटिस्ट ने, उन्होंने उनको बहुत मार दिया। और जो एक अटवाल थे, डीआईजी पंजाब पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एएस अटवाल, उनको 23 अप्रैल को गोली से मार दिया गया, हरमंदिर साहब के कॉम्प्लेक्स में ही। ये भिंडरावाला गैंग का काम था। और ऐसे कई पुलिस वाले मारे जा रहे थे।
अब इन्होंने सिख मिलिटेंट ने बसों से, ट्रेन में से हिंदुओं को टारगेट करके उतार देते थे बसों से, उनको गोली मार देते थे। और ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होने लगे थे। ये 83 और 84 की बात है। और जो इस टाइम पे कोई वेडिंग प्रोसेशन जा रहा है उसको बम से उड़ा दिया, कोई हिंदू का फेस्टिवल हो रहा है उस पर मार दिया उनको, हिंदुओं को। और कोई ट्रेन पे ग्रेनेड फेंक दिया, रेलवे स्टेशन पे भी बम वगैरह विस्फोट कर दिया। तो मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट थे गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, मनचंदा को आईटीयू दिल्ली में उनको मार दिया गया। जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये मिलिटेंसी, जो सिख मिलिटेंसी है, बहुत फैलती जा रही थी। एक जो आजकल हमारे मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के लीडर, उनके पिता, उनको भी मार दिया गया। वीएन तिवारी जो प्रोफेसर थे, उनको मार दिया गया। और जो लाला जगत नारायण, जो हिंद समाचार के मुख्य संपादक थे, उनको भी मार दिया गया। और एक दो साल बाद उनके बेटे रमेश चंद्र को भी मार दिया गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब है कि मिलिटेंसी का हद से ज़्यादा बढ़ रही थी और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो जून की बात है, जून 84 में एक जो गवर्नमेंट ने, आर्मी ने कंट्रोल कर लिया उसको पूरे को। और जो गुरुद्वारा हरमिंदर साहब में सिख मिलिटेंट भिंडरावाला और बहुत सारे अंदर घुस गए थे। वो आर्म्स एम्यूनिशन भी था उनके पास, बल्कि एक बार पूरा ट्रक आ रहा था व्हीकल उनके पास। तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने कांटेक्ट किया। उस टाइम गवर्नर जनरल का पंजाब में, सॉरी, गवर्नर रूल था स्टेट का। तो उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को कांटेक्ट किया। और कुछ देर बाद खैर वो ट्रक को, जो आर्म्स एम्यूनिशन से भरा हुआ था, जाने दिया, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी थे। तो इस बात का आर्मी को भी पता था, सब कुछ पता था। तो जब पोजीशन बहुत ख़राब हो रही थी, तो फिर वहाँ पर उनको मतलब है कि कंट्रोल करने के लिए आर्मी ने अपने ज़िम्मे ले लिया। और वहाँ पर मतलब सारे जो कि जितना कंट्रोल था उस पर शुरू कर दिया कि कहीं भी कोई भी व्हीकल ऐसे नहीं जाएगा उनकी परमिशन के। और जितना भी है मीडिया वगैरह वो सब बंद कर दिया। रेल, रोड वगैरह ट्रैफिक भी बंद, एयर सर्विसेज भी बंद हो गई थी। और फॉरेन एंट्री एनआरआईज की बंद हो गई थी। तो ये 6 जून को आर्मी की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ, जिसमें मिलिटेंट को हरमिंदर साहब से निकालने के लिए ये शुरू हुआ। तो पूरा का पूरा जो अमृतसर का इलाका था वो उसको घेर लिया गया था। और भिंडरावाला और उसके बहुत सारे साथी में, इसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी का सुबैग सिंह भी था। तो ये 3 दिन तक लड़ाई चली। लेकिन हमारी आर्मी को इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि वो हरमिंदर साहब में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जूते भी उतार के जाना है और पूरा ध्यान रखना है कि उनकी मर्यादा जो है हरमिंदर साहब की कायम रहे। आर्मी को नीचे से गोलियां उनके पैरों में लग रही थी और वो जूते भी नहीं पहने हुए थे। और खैर बहुत लड़ाई चली और अल्टीमेटली अकाल तख्त जो काफ़ी डैमेज हो गया था, और जो भिंडरावाला और उनके कई साथी मारे गए।
तो अब इसमें आर्मी में जो काफ़ी सिख एलिमेंट थे, उनको इस बात का बड़ा गुस्सा था कि उनके हरमंदिर साहब पे या अकाल तख्त पे अटैक किया है, आर्मी घुस गई है। तो उन्होंने डेजर्ट कर दिया आर्मी को, आर्मी छोड़ के चले गए और वो भी मिलिटेंसी में शामिल हो गए। तो इसका जो है असर मतलब है कि उनकी साइकी पे बहुत पड़ा कि हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। तो एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में सिखों के दिमाग को वो किया जा रहा था कि भाई आपने ये गवर्नमेंट जो है हमारी दुश्मन है। तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड बीएन सिंह और सतवंत सिंह, उन्होंने इंदिरा गांधी पे अपनी पूरी बंदूक खाली कर दी, मार दिया। इंदिरा गांधी को पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी कि इनको हटाया जाए वहाँ से, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से इंदिरा गांधी को मार दिया गया। उस टाइम पे राजीव गांधी जो उनके पुत्र थे वो तो दिल्ली में नहीं थे, बाहर थे। तो सोनिया गांधी की, राजीव की वाइफ, वो उनको लेके गई हॉस्पिटल, लेकिन वो आई मीन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इसका कह नहीं सकते, पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ ले गई, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर एम्स की तरफ ले गई। तो उसमें काफ़ी जो है 20 मिनट के करीब टाइम वेस्ट हो गया और वो इतना खून निकल चुका था इंदिरा गांधी का कि अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो जैसे ही मतलब है कि शाम के टाइम राजीव गांधी वापस दिल्ली आ जाते हैं और ज्ञानी जैल सिंह जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट थे और वो जो कमिटेड थे इंदिरा गांधी के प्रति कि वो अगर कहेंगी तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, इंदिरा गांधी कहेंगी, तो उन्होंने बगैर सोचे समझे और कोई अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए, जब बड़े बड़े सीनियर प्रणब मुखर्जी या नरसिम्हा राव टाइप के थे, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिला दी। अब राजीव गांधी ने कहा अपने कांग्रेस लीडर्स को, जिसमें कि जगदीश टाइटलर भी था, एच.के.एल. भगत भी था, धर्मदास शास्त्री भी था, सज्जन कुमार भी था, ललित माखन भी था, अर्जुन दास वगैरह बहुत सारे लीडर थे। उनको इकट्ठा किया, वो कहा कि तुम्हारी माँ को मारा गया है और तुम्हारी माँ को इतनी बुरी, तुम बदला नहीं लोगे क्या? फिर क्या था जी, पूरी दिल्ली, पर्टिकुलर ईस्ट दिल्ली, इवन हरियाणा में भी कुछ रेवाड़ी और पटौदी वगैरह, और पूरी दिल्ली में खासकर मतलब कत्ले सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया। उनकी, मैंने खुद इस चीज़ का देखा है, लक्ष्मण नगर में मैं वहीं पर था, तो मैंने खुद देखा सिखों को जलते हुए टायर डाले गए उनके गले में और काफ़ी कत्लेआम हुआ। और 3 दिन तक पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक बन के खड़ी रही। इवन ज्ञानी जैल सिंह जो प्रेसिडेंट थे उनकी भी फ़ोन कट ऑफ थे, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 3 दिन तक द पुलिस, बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर जब 3 दिन के बाद में फिर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, फिर राजीव गांधी ने एक सभा में कहा कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। अब इसका सिखों पर बड़ा बुरा असर पड़ा। तो ये मैं अभी यहीं पर इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो बाकी अगले उसमें एपिसोड बताएंगे। मेरे इस एपिसोड को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।